हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका 2 दिन बाद MH9 का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि कल आपका MH9 का एग्ज़ाम होने वाला है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो कि 80% चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम्स में आने ही हैं। या तो आपका उनका नेचर रिपीट होने वाला है या वो क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, लेकिन आपको जो कंटेंट है, जो प्रोसेस है, वो यही लिखना है। इसी वजह से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके लिए एग्ज़ामिनेशन देना बहुत ज़्यादा ईजी हो। और अगर आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नेचर को समझेंगे क्वेश्चन के, तो आपके क्वेश्चन किसी भी नेचर में आए, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप करा जाए, उसकी डिमांड आंसर की क्या है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, अगर वो आप समझ जाते हैं तो ईजिली आप राइट कर पाएंगे। ठीक है। सो अगर वीडियो लॉन्ग भी हो जाए तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या इनका नेचर रिपीट होता है। ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन डिक्लाइन ऑफ मराठा एम्पायर की जब बात की जाती है तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है और ये क्वेश्चन इसी तरीके से पुटअप किया गया था कि एनालाइज द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन मराठा एम्पायर। ठीक है। सो हम सबसे पहले थोड़ा सा नेचर लिखेंगे मराठा एम्पायर का जब हम जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मराठाओं का उद्भव औरंगज़ेब के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना थी। मराठों ने स्वतंत्र एवं मराठी राष्ट्रवाद को आदर्श बनाकर मुगलों से निरंतर संघर्ष किया। मराठों के राजनीतिक उत्कर्ष तथा मराठा राज्य की स्थापना में शिवाजी योगदान बहुमूल्य थे। ठीक है। मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से आपको लिखना है कि इनकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी। छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में ही मराठा राज्य की स्थापना हुई। उन्होंने अपने पिता द्वारा आरंभ किए गए मराठों को संगठित करने के लिए कार्य को आगे बढ़ाया तथा दक्कनी रियासतों और मुगलों से संघर्ष कर स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। ये आपका इंट्रोडक्शन ये हो गया कि किस तरीके से इनकी स्थापना हुई थी। अब डिक्लाइन की हम बात करेंगे तो 1800 के बीच मराठों का पतन हो गया। भारत की ये महान शक्ति जिसमें एक संपूर्ण भारत के अंतर्गत करती रही। ठीक है। मतलब कि एक कंप्लीट ओवरऑल इंडिया के अंतर्गत ही आती रही, वे अंग्रेज़ों के एक ही प्रहार से लड़खड़ा गई और तृतीय मराठा युद्ध से मराठा संघ बिखर गया और उसने अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली। ये आपका इंट्रोडक्शन होगा इन दोनों को मिलाकर। फिर उसके बाद आप कॉजेज़ लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या क्या कॉजेज़ थी मराठा डिक्लाइन की, कि किसी भी साम्राज्य का उत्थान या पतन, मतलब कि ओरिजिन और डिक्लाइन एक प्रोसेस है, एक कंप्लीट प्रोसेस है। मतलब कि ऐसा कोई अचानक नहीं हो जाता। मराठा साम्राज्य के पतन के भी इसी संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है कि इसके पतन के क्या कारण थे। एक फर्स्ट अगर बात करें तो मराठाओं का आपसी विभाजन। आप सभी को पता है कि मराठा है वो एक यूनाइटेड नहीं थे, मतलब कि डिवीजन था उसमें। जैसे कि पेशवा थे, सिंधिया थे, भोसले थे, होलकर थे, गायकवाड़ थे, ये राज्य में डिवाइडेड थे। ठीक है। और इनमें आपस में ही होड़ लगी रहती थी कौन ज़्यादा शक्तिशाली बने और किसकी अथॉरिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो सके। ठीक है। तो यहाँ पर आपसी विभाजन था। तो अंग्रेज़ अगर एक से लड़ते थे तो बाकी चुप रहते थे। ठीक है। यूनाइटेड होकर ये कभी भी हमें पूरी तरीके से लड़ते हुए नहीं दिखे गए। और जब इन्होंने लड़ना शुरू करा, जैसे कि थर्ड बैटल ऑफ मराठा में जब इन्होंने ये लड़ाई लड़ी, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। मतलब वो अंदरूनी तौर से मराठा साम्राज्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जैसा कि आपको पता है 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ अहमद शाह अब्दाली के बाद। जब वहाँ पर पराजय हुए, मतलब कि जब वहाँ पर मराठा हारे, तो वो बहुत बुरी तरीके से, जिस तरीके से बाद में जो मेन पावर थी वो डिक्लाइन होना शुरू हुई, तो ये बहुत बड़ी चोट थी कि इसमें मराठाओं की आर्थिक क्षमता बहुत घट गई। मराठा राज्य का प्रभाव घटा और पेशवा का प्रभाव तथा उस पद को पाने की प्रतियोगिता बढ़ गई। ठीक है। जिसमें परिणाम स्वरूप फूट, गुटबाजी, षड्यंत्र और अराजकता बढ़ी। जैसे कि इतिहासकार हैं काशीराज पंडित, जो कि उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो लिखते हैं कि उनके अनुसार पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्लेकारी सिद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात अब मराठे भारतीय शक्ति न रहकर एक शक्ति मात्र रह गए। ये मराठे के अंत का प्रारंभ था। मतलब कि ये वाला पॉइंट ऐसा था जब इतनी बुरी तरीके से मराठा में गुटबाजी और यहाँ पर
डिक्लाइन के सारे जो फैक्टर्स है वो दिखना शुरू हुए, तो यहाँ से जो है मराठाओं के अंत की शुरुआत हो गई। फिर आर्थिक दुर्लभता, देखिए कोई भी स्टेट हो, कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक पावर। अगर इकोनॉमिक पावर नहीं है तो आप सेना नहीं रख सकते हैं, सेना को स्ट्रांग नहीं रख सकते, आप किसी से वॉर नहीं कर सकते, तो इकोनॉमिक पावर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जिस तरीके से जो मराठा है वो निरंतर युद्धों में लगे हुए थे, उसकी वजह से उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि वे अपने राज्य में कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास नहीं कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार जब वो वॉर्स में लगे रहे तो यहाँ पर डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं हुआ। जैसे कि यूएसएसआर के टाइम पीरियड में भी आप देखेंगे जब कोल्ड वॉर था कि वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे कोल्ड वॉर में कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जो लोगों पर जो टाइम स्पेंड करना चाहिए था, रिसोर्सेज स्पेंड करने चाहिए थे, वो पॉसिबल नहीं हो पाए। ठीक है, तो जब कोई भी कंट्री, कोई भी पार्ट इस तरीके से इन्वॉल्व रहता है बहुत ज़्यादा युद्धों में, तो उसकी वजह से जो हानि होती है वहाँ की जनता को होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कंपनी ने भी यहाँ का अत्यधिक आहत पहुँचाया। पर्याप्त आय होने पर भी मजबूत सेना रखी जा सकती है और प्रशासन को मजबूत बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि जब तक कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, आप एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं रख सकते। ठीक है, मिलिट्री रखने के लिए भी आपको क्या ज़रूरत है, आपको एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर की ज़रूरत है। परंतु मराठा अब इतने साधन संपन्न नहीं थे। सतीश चंद्र के अनुसार मराठों का देश के बड़े हिस्सों पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का उनका सपना इसलिए सफल नहीं हो पाया क्योंकि वे उसे पतनोन्मुख समाज व्यवस्था तथा प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिसका मुगल साम्राज्य प्रतिनिधित्व किया। मतलब कि जिस बिहार पर मुगल डिक्लाइन हुआ उसी बिहार पर जो मराठा थे वो भी काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि मराठाओं का जो कॉन्सेप्ट था वो एक बहुत नया कॉन्सेप्ट वो लेकर आ रहे थे, न्यू टेक्नोलॉजी के बिहार पे वो काम कर रहे थे, न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे थे, बल्कि जो सेंट्रल पावर चल रही थी उसी के बहुत सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसी को ही मराठा ने भी अडॉप्ट किया हुआ था। दक्षिण राज्यों से भी बड़े लंबे समय तक संघर्ष से न केवल मराठा साम्राज्यों की सैन्य और आर्थिक रूप से कमज़ोर किया, मतलब ऐसा तो है नहीं कि सेंट्रल पावर से ही, मुगल से ही उनका जो है यहाँ पर संघर्ष देखने को मिल रहा है। दक्षिण भारत के आसपास भी जितने राज्य हैं उनके साथ भी सैन्य संघर्ष देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो है वो उनकी दिन ब दिन जो मतलब आंतरिक शक्ति थी, इंटरनल पावर थी, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही थी और उसे विकास करने से भी रोक रही थी। अब कूटनीतिक अयोग्यता, जाहिर सी बात है जब 1772 में माधव राव जो लास्ट स्ट्रॉन्ग रूलर थे, ठीक है, मराठा थे, जब उन्हीं की डेथ हो जाती है तो इसके बाद जब राज्य में एक होड़ मचती है रघुनाथ राव और नारायण राव के आपस में, ठीक है, कि सत्ता किसे मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, और रघुनाथ राव अंग्रेज़ों के पास चले जाते, तो वहाँ से जो फर्स्ट बैटल ऑफ मराठा जो स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहीं से जो डिक्लाइन का पूरा प्रोसेस है वो भी स्टार्ट होना शुरू हो जाता है कि माधव राव के समर्थकों और रघुनाथ राव के पक्षधरों के बीच लगातार संघर्ष चल रहे थे। मराठा अंग्रेज़ों की प्रवृत्ति, उद्देश्य, कूटनीति और युद्ध प्रणाली को नहीं समझ पाए। अंग्रेज़ों ने फूट डालकर इन्हें पराजित किया। मैंने बताया ना कि जब एक अगर है ना पार्ट लड़ रहा होता था, जैसे एक पार्ट लड़ रहा होता तो दूसरा देखता ही नहीं था मराठा में। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि अब अंग्रेज़ों को पता चल गया कि भाई ये तो खुद में ही डिवाइडेड है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो वही चीज़ देखने को मिली। अब युद्ध की पारंपरिक पद्धति, मतलब कि कोई भी न्यू जो टेक्नोलॉजी थी, न्यू प्रोसेस था, वो नहीं अपनाया गया और जो कि टाइम की डिमांड भी थी। ठीक है, जो भी उनकी पारंपरिक युद्ध पद्धति थी उसी को उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, जैसे कि दूसरे सैन्य जो तोपखाने थे, बारूदी थे, उनका तो ये मुकाबला नहीं कर सकती थी ना। पारंपरिक जो भी मतलब कि इनकी पहले से नीतियाँ चलती आ रही थी, पुराने टाइम की जो युद्ध नीति थी वो कंटिन्यू करने के बिहाफ पर जो नए जो युद्ध नीति थी उससे लड़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। फिर दूसरी सैन्य कमज़ोरी ये थी कि यदि टीपू की सैन्य शक्ति और प्रयत्नों का मराठा
मराठा साथ देते तो निश्चित ही इतिहास बदल जाता, परंतु लो में उन्होंने ही दोनों की सैन्य शक्ति को मिलने नहीं दिया। मतलब अगर हो सकता था कि इंडियन पावर्स जो हैं वो मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ती, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ थी कि भाई अंग्रेज़ यहाँ पर हार जाते हैं। लेकिन अब अंग्रेज़ अगर मराठा से लड़ रहे हैं तो यहाँ पर मैसूर यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर रहा, अगर मैसूर से लड़ रहा है तो मराठा ऑब्वियसली साथ ही दे रहा है अंग्रेज़ों का। तो ये जो मतलब कि डिवीज़न ऑफ एक तरीके से डिवाइडेड थे, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। अब राष्ट्रीय भावना का अभाव, कि जिस बिहार पर पेशवा बाजीराव ने इस चीज़ को रखा था और बालाजी बाजीराव ने उन्हें आगे बढ़ाया था, ठीक है, जिस चीज़ को शिवाजी ने रखा था और पेशवा बाजीराव और बालाजी बाजीराव ने इसे आगे बढ़ाया था, उन्हें आगे चलकर बाजीराव द्वितीय ने एक तरीके से छोड़ ही दिया। ठीक है, कि संपूर्ण मराठों ने भी यही स्थिति थी। इस कारण से वे अपने मतभेद नहीं भुला पाए और सत्ता पाने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता से भी पीछे नहीं हटे। ठीक है, कि आपस में तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं रहे, आपस में वो ये बात डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब पावर में कौन बैठेगा, और इतनी ज़्यादा आपस में लड़ाइयाँ होने शुरू हुई कि वो सीधा अंग्रेज़ों के पास गए और अंग्रेज़ों ने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया। अब जब अंग्रेज़ी शक्ति आई तो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था डिक्लाइन का। ठीक है, सो यहाँ पर अंग्रेज़ी शक्ति एक बहुत बड़ा कारण रही डिक्लाइन का। अब क्षेत्रीय भावना, कि मराठा भारत की शक्तिशाली जातियों में से था। अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालने के लिए उन्हें जाट, सिख, राजपूत से सहयोग नहीं मिला। ठीक है, वही अलग अलग तरीके से डिवाइडेड पॉलिसी का उन्होंने जिस तरीके से यूज़ किया। चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने का कारण अन्य जातियां उनसे दूर रही। उन्होंने भी मराठों के संकट के समय उनकी सहायता नहीं की। इसके अतिरिक्त मराठों ने दक्षिण भारत में सत्ता को संगठित करने का कोई प्रयास नहीं किया तथा उत्तर की राजनीति में भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मराठों ने राष्ट्रीय भावना की बजाय क्षेत्रीय भावना को प्रधानता हो गई थी। ठीक है ना, मतलब कि एक राष्ट्रीय भावना को प्रायोरिटी ना देने के बिहाफ पर भी उनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, क्योंकि जो हेल्पफुल फैक्टर्स हो सकते थे, जो राज्य उन्हें मदद कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाए। सरकार एवं दत्त के अनुसार मराठों की पराजय का कारण उनकी संघर्ष टालने की नीति थी। ठीक है ना, अब यहाँ पर हिस्टोरियंस का भी टाइम टू टाइम आपको एग्जांपल्स देना होगा। ठीक है, इससे जो है आपका आंसर जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव बनता है। पारस्परिक कलह और पड़ोसियों के कलह करने से वे इतने व्यस्त रहे कि अंग्रेज़ों की ओर से जो खतरा था उसे भूल गए। ठीक है, मतलब आपस में उन्होंने लड़ने में इतना टाइम लगा दिया कि जो अंग्रेज़ों पर टाइम स्पेंड करना चाहिए था, जो अंग्रेज़ों पर ध्यान देना चाहिए था, उसे वो भूल गए। सर जादूगर यदुनाथ सरकार है बेसिकली। यदुनाथ सरकार ने इसे मराठा राज्य के स्वाभाविक दोष कहा। उन्होंने किसी समय भी कोई सामुदायिक विद्या प्रसार अथवा जनता के एकीकरण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। मतलब कि ऐसी कोई कोशिश नहीं करी जा रही थी कि जहां पर एक साथ एक पावर बन के आया जा सके। ये सबसे बड़ी कमज़ोरी थी। अब अयोग्य नेतृत्व, बाजीराव चले गए, बालाजी बाजीराव चले गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब बहुत जो योग्य नेतृत्व थे, लीडर्स थे, वो जब चले गए तो मराठा राज्य जो है वो खुद ब खुद कमज़ोर होने लगा। ठीक है, और फिर लास्ट में जो अयोग्य नेतृत्व थे, जैसे कि पेशवा बाजीराव थे, दौलत राव होलकर ने अपने दुष्कर्मों के कारण महान साम्राज्य की मिट्टी मिला दी। कि यहाँ पर जितनी भी पावरफुल जो अब लीडर्स थे, उनके जाने के बाद पेशवा बाजीराव, दौलत राव होलकर जैसे इन जैसे जब लीडर्स बैठे तो इनकी वजह से राज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहा। अब जो नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको क्वेश्चन है वो स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट से आपका रिलेटेड है। कि यहाँ पर आपको लिखना है, क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है कि 1765 में जब क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जितनी भी दीवानी थी, जाहिर सी बात है वो अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई थी। अब अंग्रेज़ ये डिसाइड कर रहे थे कि किस तरीके से ज़्यादा मालगुजारी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकते।
खेती अर्थव्यवस्था का प्रमुख खेती अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है और इसलिए वसूली बढ़ाने की जल्दबाजी में मालगुजारी के अनेक प्रयोग करे गए। यूरोपीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने और स्थानीय स्थिति के अज्ञान ने भी कुछ ही वर्षों के अंदर दीवानी वाले प्रांतों में खेतीहर अर्थव्यवस्था और समाज को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। मतलब कि एक तो उन्हें नॉलेज भी नहीं थी एरिया की, और ज़्यादा से ज़्यादा वो करप्शन करना चाहते थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते थे कि हमारे पास पैसा आ जाए। तो ये जो सिचुएशन पैदा हो रही थी, इसकी वजह से जो मेन सेंटर था, मतलब कि जो मेन जगह थी, जो मेन खेती थी, जो मेन एग्रीकल्चर था, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 1769 से 70 का विनाशकारी अकाल पड़ा, जिसमें कंपनी ने बचने के लिए नवाब को झूठे आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। मतलब अपनी गलती तो मानना दूर की बात है, आप जो काम कर भी रहे हैं उन्हें भी झूठे आरोप देकर वहाँ पर प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से हटा दिया गया। मालगुजारी प्रशासन का पूरा जो कंट्रोल है फिर अंग्रेज़ों ने अपने पास ले लिया और अंधाधुंध प्रयोगों ने खेती का तबाह कर दिया। इसलिए 1784 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को राजस्व प्रशासन को चुस्त बनाने का आदेश देगा। मतलब कि उन्हें कॉर्नवालिस को बोला गया कि आप जाकर अब सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करिए, जिसमें राजस्व व्यवस्था के रूप में 1793 में स्थायी बंदोबस्त पारित किया गया। फिर कॉर्नवालिस की लीडरशिप में यहाँ पर 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट है, वो लेकर आया गया, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय किसानों पर अत्यधिक कुप्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था ने ज़मींदारों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भक्त बना दिया था, जो उनकी प्रति वफादार हो गए। मतलब कि एक तो एग्रीकल्चर को भी इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ज़मीन को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक पावर को इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और साथ साथ जो ज़मींदार हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो रहा है और फ़ायदा पहुंचाने वाले अंग्रेज़ हैं, तो इस वजह से जो ज़मींदार हैं, एक पावरफुल जो ग्रुप था वो भी अंग्रेज़ों के साथ हो गया। ठीक है, अब स्थायी बंदोबस्त की हेडिंग डालकर आप चीज़ों को लिखेंगी कि स्थायी बंदोबस्त क्या था। जैसे कि मैंने जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें हाईलाइट भी किया हुआ है कि 90% भाग जो है वो इस एरिया में आता था। कॉर्नवालिस ने इसे लागू करा था। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लेकर आया गया था, पारित कर दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त को लागू करने के क्या कारण थे कि जो अनेक अधिकारी थे, जैसे कि अलेक्जेंडर डॉ थे, हेनरी पेटुल्यू थे, फिलिप थे और टॉमस रो थे। ये जो यूरोपीय अधिकारी थे वह मालगुजारी की स्थायी निर्धारित स्थिति में पैरवी करते थे। वो चाहते थे कि जो सेटलमेंट हो वो परमानेंट हो। ठीक है, इसलिए इसके अतिरिक्त 1784 में पिट इंडिया एक्ट ने कंपनी को बंगाल में स्थायी भू प्रबंध करने के लिए निर्देश दिए थे। इसके अलावा भी मतलब एक तो अधिकारी चाहते भी थे और साथ में ही 1784 में पिट इंडिया एक्ट आया, जिसके अंतर्गत ये बात कही भी गई थी कि आपको इस तरीके से व्यवस्था करनी है। अब स्थायी बंदोबस्त से पूर्व ये सवाल उठाया गया कि ज़मींदार भूस्वामी होंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ भू लगान देने वाले होंगे। जॉन शोर जो थे उन्होंने कहा कि ज़मींदार को भूस्वामी मानता था और उनकी मान्यता था कि सरकार उन्हीं से लगान वसूल करे। ठीक है, ये किसने एडवाइस दी कि आप ज़मींदार को भूस्वामी मानिए? जॉन शोर ने। कंपनी निदेशकों ने जॉन शोर के विचार को सही मानते हुए कॉर्नवालिस को ज़मींदारों के साथ लगान संबंधी प्रबंध को स्वीकार्यता प्रदान करी। अब किसान रोज़ रोज़ के बढ़ते हुए भू राजस्व से मुक्ति चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई विद्रोह करने का प्रारंभ किया और इस स्थिति के माध्यम से भी स्थायी बंदोबस्त आवश्यक हो गया। मतलब कि अब जब ज़मींदार चाहते थे जो कभी भी चाहते थे तो टैक्सेस को बढ़ा देते थे, तो इस चीज़ से भी जो किसान थे वो मुक्ति चाहते थे। तो कंपनी ने सोचा अब एक जो सेटलमेंट है वो परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए जा सकते। कॉर्नवालिस भूस्वामी का सुरक्षा था, मतलब कि वो खुद भी ऐसे ग्रुप से बिलोंग करता था जहाँ पर भूस्वामियों की प्रभुत्व थी, तो उनके अधिकारों को भी वो ध्यान देता था। और हेनरी पेटुल्यू जैसे विचारक ये भी मानते थे कि स्थायी प्रबंध से भू राजस्व निश्चित हो जाएगा, जिससे कि करप्शन जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। सही बात है कि भाई अगर आप टैक्स का अमाउंट ही लिमिटेड कर दोगे और आप ये नहीं बोलोगे आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हो सकता है कि करप्शन की जो चांसेस है वो चांसेस कम हो जाए। ठीक है, तो करप्शन को रोकने के लिए भी इस व्यवस्था को लेकर आया गया।
और कंपनी व्यापार और वाणिज्य मतलब कि वाणिज्य पर कर लगाकर अपनी आय बढ़ा सकती थी। कंपनी को नियमित रूप से कर मिलते रहेंगे और कार्नवालिस की सोच थी कि आवश्यकता होने पर कंपनी अपना जो बिज़नेस है और बाकी जगहों पे टैक्सेस लगाकर अगर उन्हें रिसोर्सेज चाहिए तो वहाँ से रिसोर्सेज ले सकती है, लेकिन इससे करप्शन रुक जाएगा। अब क्या क्या कैरेक्टर्स दिखते हैं कि ये एक तो व्यवस्था थी ज़मींदारों के साथ करी गई थी, और जो सरकार का जो डिसाइड किया गया था वो 90% पार्ट डिसाइड करा गया था और ज़मींदारों का 10% पार्ट निर्धारित करा गया था, और ये एक टाइम पीरियड के लिए निश्चित कर दिया गया था, जैसे 10 सालों के लिए। इस तरीके से एक कंप्लीट टाइम पीरियड जो कि परमानेंट की तरह था उसे निश्चित कर दिया गया था। 1794 में सूर्यास्त कानून, मतलब कि आपके लिए एक डेट फिक्स्ड है और आपको सूरज डूबने से पहले उस डेट पर सारा जो अमाउंट है वो लेकर आना है, नहीं तो जो ज़मीन है वो आपकी नीलाम कर दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा पट्टे व्यवस्था लेकर आएगा कि एक पट्टा होता था जिस पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ जो किसानों के जो हक थे, किसानों के जो राइट्स थे वो भी मेंशन किए गए थे, तो ये पट्टा व्यवस्था के अंतर्गत था। इसका प्रभाव क्या हुआ कि फसल नष्ट होने पर भी कोई प्रभाव जो है अंग्रेज़ों पर नहीं पड़ता था और वो डिमांड करते थे अमाउंट की। AR देसाई ने इस संबंध में लिखा कि राजनीतिक दृष्टि से ज़मींदार एवं भूस्वामी ब्रिटिश राज के इतने पक्के समर्थक हो गए थे कि 1857 के विद्रोह ने भी पूर्णतः अलग रहे। मतलब कि अब क्योंकि फ़ायदा जाहिर सी बात है ज़मींदारों को हो रहा था, ज़मींदारों भूस्वामी को उनसे हो रहा था, तो पूरी तरीके से उनके साथ हो गए थे। और राजनीतिक उद्देश्य क्या था स्थायी बंदोबस्त का, क्योंकि उसने अधिक आर्थिक आधार पर समाज के उत्कृष्ट वर्ग की स्वामी, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल ग्रुप ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया में, उसे ही अपने साथ कर लो। ठीक है। इस व्यवस्था ने ज़मींदार को सर्वाधिक लाभ पहुँचाया। वह अपने कार्य ठेके पर दूसरे स्तर के ज़मींदारों एवं मध्यस्थों को दे देते थे। महादेवी रानाडे के अनुसार 1794 में 46,000 ज़मींदार कर वसूली में लगे हुए थे, जिनकी संख्या बढ़कर 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में 80 लाख तक पहुंच गई। मतलब क्या कर देते हैं, जो बड़े जो ज़मींदार होते थे उन्होंने छोटे ज़मींदारों को अपॉइंट कर लिया और उन्हें ड्यूटी अपॉइंट कर दी। ठीक है। तो जाहिर सी बात है अब जब जो मध्यस्थ बने हैं, जो मिडल मैन बना है, अब वो भी अपना प्रॉफिट निकालने की पूरी कोशिश करेगा, तो ये जो सिस्टम है वो दिन ब दिन करप्टेड होता जा रहा था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ज़मींदार और रैयतों को अत्यधिक शोषण हुआ। अब यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, ज़मींदारों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, मिडल मैन्स को फ़ायदा हो रहा है, अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान किससे हो रहा है, जो मेन किसान हैं, जो रैयत हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा यहाँ पर टॉर्चर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुख्य ज़मींदार पूर्व निर्धारित राशि में कमी नहीं करते थे जिसे वे पहले से वसूल कर रहे थे। उप ज़मींदारों का उद्देश्य सदैव ये रहता था कि अपने लिए अधिक से अधिक धन बचा कर जाए। जाहिर सी बात है उनका 10% पार्ट था, लेकिन वो कोशिश करते थे कि हम जितना हमसे हो सके हम यहाँ से फ़ायदा ले लें, जिससे क्या होता था कि जो रैयत थे, जो किसान थे, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। जैसे कि रॉबर्ट्स P.E. कहते हैं कि जैसे कई पाश्चात्य विद्वान भी ये स्वीकार करते हैं कि ज़मींदारों के साथ समझौता करके और किसानों की सर्वथा उपेक्षा कर एक बड़ी भूल की गई थी और सर्वथा अन्यायपूर्ण कदम उठाया गया था। ठीक है। अब कंक्लूजन अगर लिखेंगे तो कंक्लूजन की रजत रे और उत्तरलेखा रे का तर्क है कि नए कानून सुधारों ने गरीब खेतिहरों को कोई राहत नहीं दी। इन्होंने केवल एक शक्तिशाली वर्ग की स्थिति मजबूत की, जो कौन था, ज़मींदार थे। इस स्थिति के चलते कई किसान आंदोलन सामने आए। अमेलेंदो ने दर्शाया है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध से 7 भूखमरी की समस्याओं में 15 लाख आदमी मर गए। मतलब कि एग्रीकल्चर को इतना नुकसान हुआ कि स्टेबिलिटी आगे आ ही नहीं पाई और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नुकसान हमें देखने को मिला। बंगाल के स्थायी कर के कारण कंपनी को अत्यधिक हानि पहुंची। नाकाजातो और पांडा दोनों ने जोरदार ढंग से तर्क दिया है कि स्थायी बंदोबस्त के बाद की खेती हर ढांचे ने निरंतरता से अधिक परिवर्तन पाया जाता है। स्मिथ के अनुसार
बढ़ा हुआ लगान ज़मींदारों की जेब फुलाता रहा, सरकार को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंक्लूजन लिखकर आंसर अपना कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट जो आपको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन जो आप लिखना शुरू करेंगे वो यहाँ पर कि तालीकोटा के निर्णायक युद्ध के ने विजयनगर साम्राज्य का अंत कर दिया और इसमें इसके उनके अवशेषों पर जिस राज्य स्वतंत्र राज्य का जन्म हुआ उसने मैसूर एक प्रमुख राज्य था। ठीक है, कि जो विजयनगर का एक पार्ट में जो राज्य निकल कर आया वो एक मैसूर राज्य था। 1761 ईस्वी में हैदर अली ने उनकी सत्ता हथिया ली, जिसके बाद इसे फतेह हैदर बहादुर कहा गया। 1759 में हैदर मराठों को पराजित कर चुका था, परंतु 1764, 65 और 71 में मराठों ने 3 बार हैदर अली को पराजित करा। 1772 में 1772 में मराठा पेशवा माधव राव की मृत्यु के पश्चात हैदर अली ने न सिर्फ अपने राज्य वापस लिए बल्कि कुछ अन्य राज्यों को अपने अधीन कर लिया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य उल्लेखनीय शक्ति के रूप में उदित हुआ। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि जो मैसूर राज्य है वो कैसे उभर कर आया है, हैदर अली का क्या रोल था, मराठाओं के साथ उनका यहाँ पर संघर्ष देखने को मिला। लेकिन पेशवा माधव राव की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद हैदर अली ने अपने जितने भी स्टेट्स थे उन्हें वापस ले लिया। तो ये इंट्रोडक्शन है। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की 1765 में ब्रिटिश निज़ाम और मराठों का गुट हैदर अली के खिलाफ लड़ा कि हैदर अली ने कॉन्ट्रैक्ट किया मराठों से। ब्रिटिश निज़ाम में मराठों का गुट हैदर अली के खिलाफ था। 1765 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया। हैदर ने मराठों को कुछ क्षेत्र व पूंजी देकर अपने और मिला लिया, मतलब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मराठों के साथ और उन्हें अपने साथ मिला लिया। 1767 में प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ। हैदर ने मद्रास को घेर लिया और जनरल स्मिथ को पराजित करा। अप्रैल 1769 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य मद्रास की रक्षात्मक संधि हुई। इस संधि के तहत दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र लौटा दिए और इस संधि में ये भी प्रावधान किया गया कि यदि तीसरी शक्ति आक्रमण करती है तो एक दूसरे की सहायता की जाएगी। ठीक है, कि पहले कौन सा अलायंस था, ब्रिटिश निज़ाम और मराठों का था। बाद में हैदर अली ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसके साथ कर लिया, मराठों के साथ, और फिर वो मिलकर लड़े। लेकिन वहाँ पर स्मिथ जो है वो पराजित हो गए। उसके बाद जो है ट्रीटी हुई, ट्रीटी में एक दूसरे की जितनी भी एरिया थे वो लौटा दिए गए और एक अगर तीसरी पावर किसी भी तरीके से उन पर हमला करती है तो उनका साथ दिया जाएगा। अब द्वितीय आंग्ला मैसूर वॉर कब हुआ कि अंग्रेज़ अधिकारी जो वॉरेन हेस्टिंग था 1779 में फ्रांसीसियों के बंदरगाह माहे पर कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र किसके अंतर्गत था, हैदर अली के अंतर्गत था, कि उनकी सीमा में आता था। हैदर अली ने मराठा और निज़ाम को मिलाकर एक सैन्य संगठन बनाया और 1780 में युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेज़ों ने एक तरीके से, मैं आपको आंसर रीडिंग और आंसर मेथड बता रही हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन प्रोसेस किया, किस तरीके से ये वॉर्स हुए थे, ये सारी चीज़ें मैं ये सारी चीज़ें पहले से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्लासी टू पार्टीशन वाली जो मेरी सीरीज़ चल रही थी उसमें। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए और एक अच्छा कंटेंट अगर आपको लिखना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस कॉन्सेप्ट के लिए प्लासी टू पार्टीशन, आप मॉडर्न जितनी भी ये वर्ड्स हैं वो एक बार आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। मतलब कि उसमें मैंने डेट्स, ट्रीटी, ये सारी चीज़ें बहुत इजी मेथड से समझाई हुई हैं, बहुत इजी मेथड से आपको लिखी हुई हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से रिकॉल आराम से हो पाएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी अगर आप चाहें। अंग्रेज़ों ने कूटनीति पूर्वक मराठा और निज़ाम दोनों को ही हैदर अली के विरुद्ध कर दिया। अब जो हैदर अली ने ट्रीटी करी थी मराठा और निज़ाम से, अंग्रेज़ों ने उसे ही उन दोनों ही गुटों को अपनी तरफ कर लिया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और इसके पश्चात युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने संभाला। इसके बाद 1764 में मंगलौर की संधि हुई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई और दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब हुआ, टीपू का नेतृत्व मैसूर को प्राप्त हो चुका था।
से टीपू के अच्छे संबंध थे। ये बात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं आई। 1789 में निज़ाम को कार्नवालिस ने पत्र लिखा जिसमें मित्रों की तालिका में टीपू का सुल्तान नाम नहीं लिखा। ठीक है, मतलब कि अभी तक की वॉर्स में जब ब्रिटिश हार भी रहे थे उसके बावजूद भी मैसूर्स ने बहुत सारी उनकी तरफ हाथ मतलब कि मिलाया, और यहाँ पर बहुत सारी ट्रीटीज़ होने के बावजूद भी वो उन्हें मित्रों की श्रेणी में अभी नहीं रख रहे थे, जिससे कि टीपू को ये बात पता चली कि यहाँ पर वॉर्स होने की आशंकाएं हैं। फिर 1789 में टीपू ने त्रावणकोर के शासन पर हमला करा, जबकि 1764 में मंगलोर संधि के तहत त्रावणकोर ब्रिटिश का संरक्षित राज्य था। फलियता कार्नवालिस ने टीपू के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कार्नवालिस ने निज़ाम और मराठों के साथ मिलकर त्रिगुट का निर्माण करा। फिर से निज़ाम और मराठा और ब्रिटिशर्स एक साथ आए और किसके विरुद्ध आए? मैसूर के खिलाफ आए। 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इस संधि ने टीपू का आधा राज्य ले लिया, मतलब कि यहाँ पर मैसूर आ गया और आधा राज्य ले लिया, जिसमें टीपू को 3 करोड़ खजाने के रूप में देने पड़े, और जब तक वे ना दे सके उसके 2 पुत्रों को भी बंधक बना लिया गया। निज़ाम को कृष्णा और पेन्नार वाला क्षेत्र मिला जो हमेशा बाढ़ में घिरा रहता था। मतलब कि निज़ाम और मराठा के साथ भी संधि करी गई थी, ट्रीटी करी गई थी, अब उन्हें भी कोई पार्ट दिया जाएगा। तो निज़ाम को जो कौन सा पार्ट दिया गया, वो पार्ट दिया गया जो हमेशा बाढ़ से घिरा रहता था, और मराठों को कौन सा पार्ट दिया गया जो हमेशा बंजर रहता था। कार्नवालिस ने इसके बाद यह कहा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। ठीक है। 4th एंग्लो मैसूर वॉर की इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेज़ों के मुकाबले के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास किए। 4th एंग्लो मैसूर वॉर में मराठों और निज़ाम के युद्ध में प्राप्त लाभ को 3 बराबर हिस्सों में बांटने को शर्त की। अब अंग्रेज़ों को पता तो चल गया कि भाई हमने मराठा और निज़ाम को जो पार्ट दिया गया था वो फ़ायदेमंद तो था नहीं, अब हमारे साथ निज़ाम और मराठा आएंगे नहीं। तो उन्होंने बोला कि अब हम तुम्हें जितना भी हम क्षेत्र जीतेंगे उसे बिल्कुल इक्वल डिवाइड करेंगे, आप हमारे साथ आ जाइए। ठीक है। टीपू के विरुद्ध 1779 में कर्नल स्टुअर्ट को भेजा गया, जिसमें श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। टीपू के समक्ष सहायक संधि का प्रस्ताव रखा गया, परंतु उसने वह ठुकरा दिया और अंत में श्रीरंगपट्टनम के किले में लड़ता हुआ मारा गया। फिर यहाँ पर आप कंक्लूजन लिखेंगे, और कंक्लूजन में सर जॉन शोर का यहाँ पर सन जॉन शोर ने टीपू के राज्य में किसानों के संरक्षण का भी उल्लेख किया गया। वास्तव में वह एक सही शासक था जो आर्थिक शक्ति के महत्व को सैन्य शक्ति की नींव समझता था। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन रहेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो तो या तो सक्सेसर स्टेट के बारे में होता है या रीजनल पावर के बारे में होता है। ठीक है, तो उसका कंटेंट देख लेते हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद किस तरीके से अलग अलग जो रीजनल स्टेट्स थे वो भरना शुरू हुए। कुछ जो थे वो सक्सेसर स्टेट थे, यानी कि उत्तराधिकारी राज्य थे। कुछ वॉरियर स्टेट थे, यानी कि जो लड़ रहे थे बार बार, जैसे कि मराठा थे, वो लड़ रहे थे। तो इस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन में यहाँ पर लिखा जाएगा। और अगर सक्सेसर स्टेट के बारे में बात की गई है तो सक्सेसर स्टेट को फोकस बनाते हुए इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। फिर उसके बाद अवध पश्चिम में समृद्धिशील और विकासशील विशाल क्षेत्र था। बुरहानुल मुल्क सादत खान ने इसका 1772 में अवध की स्थापना करी थी। अब इन्हें क्या था, उसने कई विद्रोही ज़मींदारों के विद्रोह को दबाया था। ठीक है, नई पॉलिसीज़ वो लेकर आए थे। 1723 में सादत खान ने नई राजस्व व्यवस्था लेकर आए थे। कृषि को सुधारने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। समानता की नीति उन्होंने अपनाई। प्रशासनिक व्यवस्था को उन्होंने एक कुशल व्यवस्था बनाया। सफदरजंग को 1793 में सादत खान की मृत्यु के पश्चात सफदरजंग को अवध का नवाब बनाया गया। उन्होंने भी जनता को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करने दिया। और फिर आगे चलकर 1754 में सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र शुजाउद्दौला अवध का नवाब बना। उसने 1779 में मुगल सम्राट
शाह आलम द्वितीय को लखनऊ में शरण दी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में उसने मराठों के विरुद्ध अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया और सन 1764 में बक्सर की लड़ाई में किसका साथ दिया? बक्सर की लड़ाई में नवाब का साथ दिया यहाँ पर। फिर अवध का अगला नवाब आसफुद्दौला बना, जिसने अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायक संधि पर हस्ताक्षर करे और 1856 में अंतिम शासन को गद्दी से हटाकर ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन कर लिया गया। ये अवध था। फिर बंगाल में मुर्शीद कुली खान अलीवर्दी खान ने बंगाल की स्वतंत्र सत्ता को रखा, मजबूत बनाया। 1707 में मुर्शीद कुली खान अपॉइंट हुए थे एज अ मुग़ल सूबेदार। उन्होंने बादशाह को उनसे अपना कट डाउन नहीं करा और बादशाह को नजराना भेजते रहे थे। नई ज़मींदार व्यवस्था को उन्होंने कायम करा। तकादी ऋण जो कि किसानों को दिया जाता था, उस व्यवस्था को वो लेकर आए। इसके साथ साथ उन्होंने व्यापार पर भी बहुत काम करा। कुलीन वर्ग का उन्हें जनक कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से जो बड़े ज़मींदार, जो शक्तिशाली ज़मींदार थे, ज़मींदार व्यवस्था पर आधारित कुलीन वर्ग व्यवस्था का जनक उन्हें कहा जाता है, क्योंकि जो बड़े बड़े ताकतवर ज़मींदार थे उनका साथ दिया था और करप्टेड जो ज़मींदार थे उनके खिलाफ भी उन्होंने सिस्टम लेकर आए थे। फिर 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उनका दामाद शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब बना। उसके बाद अलीवर्दी खां जब नवाब बने तो उनके अयोग्य उत्तराधिकारी से युद्ध कर शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अलीवर्दी खां और उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों से, मतलब जो वहाँ पर कैपेबल नहीं थे उनके साथ यहाँ पर युद्ध करा गया और उसने उद्योग व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अंग्रेज़ों को कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी करने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। शुजाउद्दौला जब पावर में आता है, फिर उसके बाद 1765 में शुजाउद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। तो उस समय भ्रष्टाचार अपने चरम पर था और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1775 में प्लासी की युद्ध भी हुआ, जिसमें कि आपको पता है कि अंग्रेज़ जीत गए थे। फिर उसके बाद हैदराबाद को निज़ामुल मुल्क ने 1764 में लेकर आए। दिल्ली की केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना लड़ाइयाँ लड़ी, सुलेनामे करें, खिताब भेजे, जागीरें और ओहदे भी भेजे। हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करा, इक्वालिटी वो लेकर आए। हिंदुओं को भी उन्होंने ऊंचे पद प्रदान करे और यहाँ पर असंतुष्ट अभिजात वर्ग का दमन किया, ठीक है। लेकिन उनकी मृत्यु ने मराठों और उसके बाद विदेशी शक्तियों के लिए हैदराबाद को षड्यंत्रों के लिए खोल दिया। मराठों ने राज्य पर पूरी शक्ति से आक्रमण किया और असहाय निवासियों पर चोट आरोपित किया। निज़ामुल मुल्क के बेटे नासिर जंग और पोते मुसव्वर जंग के मध्य उत्तराधिकारी के लिए खूनी जश्न हुआ। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ जब मैंने लेक्चर्स लिए थे, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देखिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेंगे। एग्ज़ाम है, एक बार आप अगर वो लेक्चर्स देख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे, ठीक है। कंक्लूजन यहाँ पर लिखेंगे आप, सक्सेसर स्टेट को भी यहाँ बनाते हुए, और कंक्लूजन पे बात यहाँ पर ख़त्म करेंगे। जागीरदारी संकट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। जागीरदारी संकट आपको पता है कि जब मुगल का डिक्लाइन हुआ था उसी के बिहार पर जागीरदारी संकट की बात की जाती है, जो कि सतीश चंद्र ने कि मुगल साम्राज्य के पतन में व्यक्तिगत असफलता मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुगल संस्थानों की वे अंदरूनी कमजोरियां इसके लिए अधिक जिम्मेदार हैं, जो 16वीं और 17वीं सदी में धीरे धीरे बढ़ती रही। सतीश चंद्र ने 1959 में प्रथम बार मूल साम्राज्य के संरचना के अध्ययन का गंभीर प्रयास किया गया। साम्राज्य के पतन की प्रवृत्ति को समझने के लिए इसकी कार्य पद्धति और इसकी योजनाओं को परीक्षित किया गया, ठीक है। मतलब कि एक जो आप ह्यूमन बेस्ड, मतलब कि एक पर्सन बेस्ड थ्योरी थी कि औरंगज़ेब की वजह से या फिर अयोग्य शासकों की वजह से डिक्लाइन हुआ, तो यहाँ पर क्या बात, जो मॉडर्न थ्योरी थी जो बनकर आई, वो क्या कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो ज़्यादा इसके लिए था, क्योंकि उसकी वजह से जो इंटरनल पावर थे वो कमज़ोर होती जा रही थी। अब यहाँ पर
जो मनसबदार कौन होते थे? मनसब प्राप्तकर्ता को, जिन्हें लैंड दिए जाते थे मनसब के नाम से, उन्हें मनसबदार कहा जाता था। और वहीं से उन्हें उनका सोर्स था पैसे लेने का, वेतन का, और उस जगह को क्या कहा जाता था? जागीर कहा जाता था। सैनिकों के वेतन की व्यवस्था और फौज का रखरखाव इस जागीर की आमदनी से ही किया जाता था। ये सैनिक और मनसबदारों की ताकत के आधार थे और उसे भू राजस्व वसूल करने में मदद करते थे। राजस्व की व्यवस्था निर्धारित करने और मुगलों द्वारा इसे वसूल करना इस व्यवस्था की सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक था। सतीश चंद्र के अनुसार औरंगजेब के शासन के अंतिम वर्षों में मूल प्रशासन मनसबदारी जागीरदारी व्यवस्था को बनाए रखने में असफल रहा। सतीश चंद्र ने क्या कहा कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पे ये पूरी व्यवस्था टिकी हुई थी, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन टिका हुआ था, वो ही अब गड़बड़ाना शुरू हो गया था। जैसे ही यह व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगी, वैसे ही साम्राज्य का अंत अवश्य भावी होगा। ये शॉर्ट नोट में जागीरदारी क्राइसिस आया था, इस वजह से यहाँ पर इंक्लूड किया गया है।